इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में भी हम क्लोज टेस्ट और पीकी वायरस, आज की हमारी क्लास टेस्ट का टॉपिक है क्लोज टेस्ट एंड पीकी वायरस, जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला क्लोज टेस्ट है, इसमें हमें वर्ड्स दिए, ये हमें क्वेश्चंस दिए। देखो क्या इन 10 में से कोई भी ऐसा ब्लैंक तुम्हें लग रहा है जिसमें तुम श्योर होके ये बता पाओ कि भाई इस वाले ब्लैंक में तो यही वर्ड आएगा? चाहे ऑप्शन में, ऑप्शन देखने के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, बताओ। सभी लोग एक बार आंसर करें। तो ये जो 10 ब्लैंक हैं, देखो इन 10 में से क्या कोई भी 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लो। क्या कोई ऐसे ब्लैंक हैं जिनमें आपको लगता है कि भाई इस वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड आना नहीं चाहिए? चाहे ऑप्शन में दिया हो या ना दिया हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो इसमें यही आएगा। हाँ, अब देखो जो सेकंड है, सेकंड ब्लैंक है ना, इसमें नंबर ही आएगा। दे का मतलब है चींटियां, एंड्स। दे ईट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स काउंटेबल है ना, लार्ज नंबर का मतलब बड़ी संख्या, तो सेकंड में नंबर ही आएगा। सो हेल्प कीपिंग देम फ्रॉम बिकमिंग, थर्ड में फ्रॉम ही आएगा। कीप फ्रॉम का मतलब किसी चीज को रोकना होने से, तो दे हेल्प इन कीपिंग देम फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल। देम का मतलब है इंसेक्ट्स, तो चींटियां जो होती हैं वो इंसेक्ट्स को बहुत ज्यादा टू प्लेंटीफुल हो जाने से रोकती हैं, क्योंकि वो खा जाती हैं उन्हें। इन द ट्रॉपिक्स एंड्स ईट मोर डैश। अब देखो ये जो फोर्थ है ना, इसमें भी देन के अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मोर कंपेटिव डिग्री है, तो कंपेटिव डिग्री के में देन यूज होता है। हाफ द टर्माइट्स हैज एवरी ईयर, एंड्स इन डैश आर एन इंपॉर्टेंट। फिफ्थ में कई ऑप्शंस में से कोई यूज हो सकता है, मतलब देखना पड़ेगा। एंड्स इन डैश आर एन इंपॉर्टेंट डैश सोर्स फॉर बर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फीड लिखा है, ठीक है, और अदर एनिमल्स लिखा, तो आप समझ सकते हो कि ये जो सिक्स्थ पार्ट है ना, इसमें फूड आएगा, फूड सोर्स। चींटियां जो हैं वो पक्षियों का फूड सोर्स हैं। चींटियां कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, बर्ड्स जो है वो चींटियों को खा जाते हैं, ठीक है। और सेवंथ में ऑन ही आएगा, मतलब ये थोड़ा आसान है भी, इतने आसान पेपर में नहीं आते सारे, लेकिन ये थोड़ा हैवी आसान मुझे लगता है। तो इसमें सेवंथ में ऑन ही आएगा। फीड ऑन का मतलब है ईट, फीड का मतलब है खिलाना, और फीड ऑन का मतलब है खाना। एंड्स आर डैश हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स। अब देखो, अगर ये थोड़ा सा इजी हो गया, अगर यहाँ पे एंड की जगह और होता तो आता आइदर। एंड्स आर आइदर हेल्पफुल और हार्मफुल। चींटियां या तो हार्मफुल होती हैं या हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंड लिखा है। एंड का मतलब दोनों होती हैं, हेल्पफुल भी होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। तो आप लोगों ने कंजंक्शन में पढ़ा होगा कि एंड बोथ के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे बोथ आएगा, बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल। चींटियां जो होती हैं वो दोनों ही होती हैं नुकसान के, मतलब जो किसानों के लिए दोनों होती हैं। क्या दोनों होती हैं? नुकसानदायक भी होती हैं और लाभदायक भी होती हैं, ठीक है।
उसके बाद में आ जाए सम काइंड्स ऑफ एंट्स एड फार्मर्स बाय किलिंग इंसेक्ट्स दैट डैश क्रॉप्स। 9th में कई ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है, देखना पड़ेगा क्या दे रखा है। एंट्स दैट डिग अंडरग्राउंड नेस्ट डैश द सॉइल, इसमें भी कई ऑप्शन आ सकते हैं। तो 5 के बजाय देखो मैं 6 ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनमें हम श्योर होके कह सकते हैं कि यही वर्ड्स यूज होंगे। चलो आ जाओ। Ants play an important part in the dash of nature, destruction of nature, creation of nature, formation of nature, balance of nature। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, पूरा हमने क्लोसेस तो पढ़ ही लिया, तो क्लोसेस पढ़ के हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पे चींटियां जो है ना वो क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं नेचर को। नेचर का मतलब प्रकृति। जो एक्स्ट्रा कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें वो खा जाती हैं, नुकसान भी पहुंचाती हैं किसानों को लेकिन फायदा भी पहुंचाती हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो पूरा क्रिएशन कर रही है नेचर का या फॉर्मेशन कर रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है, वो बैलेंस बना के रख रही हैं। जो चीजें कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं उनको वो खा जाती हैं, ठीक है। फिर चींटियां बहुत ज्यादा ना हो जाए तो उनको कीड़े खा जाते हैं। तो बैलेंस, इसमें क्या जाएगा, बैलेंस, संतुलन। तो एंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बैलेंस ऑफ नेचर। दे ईट अ लार्ज डैश ऑफ इंसेक्ट्स, इतना तो हमने पहले ही जान लिया था कि नंबर ही आएगा, क्योंकि इंसेक्ट्स प्लूरल नाउन है ना, काउंटेबल, तो नंबर की संख्या की बात हो रही है, तो इसमें आएगा नंबर। दे ईट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े जो उन्हें चींटियां खा जाती हैं। सो हेल्प इन कीपिंग देम, तो इस तरीके से वो उनको रखती हैं, क्या, कीपिंग देम फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल, ठीक है। चींटियां जो है वो कीड़े मकोड़ों को बहुत ज्यादा हो जाने से रोकती हैं, क्योंकि वो खा जाती हैं। अगर चींटियां ना खाएं कीड़े मकोड़े को तो हमारे आसपास में सब तरफ कीड़े मकोड़े हो जाए, ऑफिसों में कीड़े मकोड़े घुसे हो, क्लासरूम में कीड़े मकोड़े घुसे हो, ठीक है, हर जगह कीड़े मकोड़े घुसे हो, ठीक है। लेकिन चींटियां उन्हें खा जाती हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, टू प्लेंटीफुल होने से वो उनको रोकती हैं, ठीक। आगे क्या, इन दी ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं वहां पर एंड्स ईट मोर डैश हाफ। अब मोर कंपेटिव डिग्री है तो कंपेटिव डिग्री के बाद में देन आएगा, तो यहाँ पे देन आ गया। मोर देन हाफ द टर्माइट्स हैज एवरी ईच ईयर, हर साल। टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक, दीमक होती है ना, तो चींटियां जो होती हैं वो हर साल आधे से ज्यादा दीमक खा जाती हैं। अब आप एक चीज सोचो, अगर मान लो चींटियां उतने दीमक को ना खाएं तो कितने दीमक हो जाएंगे, और वो दीमक कितना नुकसान करेंगे, घरों में पहुंच जाएंगे, फर्नीचर्स खा जाएंगे, दरवाजे खा जाएंगे, ठीक है, कुर्सी मेज टेबल खा जाएंगे। तो चींटियां जो है वो आधे से ज्यादा टर्माइट्स तो हर साल चींटियां ही निपटा देती हैं, नहीं तो टर्माइट्स की संख्या कितनी ज्यादा हो जाए, ठीक। एंड्स इन डैश आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स, एनवायरमेंट, ट्रीज, नेचर। तो यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, देखो, तो नेचर आ गया, प्रकृति। एंड्स इन नेचर आर एन इंपॉर्टेंट डैश सोर्स फॉर बर्ड्स, फूड सोर्स, एनर्जी सोर्स, ट्रेजर सोर्स, लैंड सोर्स, फूड सोर्स। क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो चींटियों को खाते हैं, तो चींटियां पक्षियों का भोजन का स्रोत हो गई। फूड सोर्स, एंड्स इन नेचर आर एन इंपॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर बर्ड्स। अब उसके बाद में लिखा फ्रॉग्स, मेढक, लिजर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बाकी कई एनिमल्स ऑल्सो फीड डैश एंड्स। मेढक हैं, चींटियों को खाते हैं। लेजर्ड्स जो हैं, लिजर्ड्स को हिंदी में कहते हैं छिपकली, छिपकली जो है, और बाकी कई एनिमल्स जो हैं वो भी खाते हैं चींटियों को। तो अब देखो, फीड का मतलब खिलाना होता है, अब फीड ऑन का मतलब खाना होता है, सबको पता होगा, फीड ऑन का मतलब होता है खाना, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। मैनी अदर एनिमल्स ऑल्सो फीड ऑन एंड्स, और बहुत से अदर एनिमल्स भी होते हैं जो चींटियों को खाते हैं। एंड्स आर डैश हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स। चींटियां जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं, ठीक। तो यहाँ पे दोनों है, दोनों है, तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ। एंड्स आर बोथ, चींटियां दोनों ही होती हैं, हेल्पफुल भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं। सम काइंड्स ऑफ एंड्स एड फार्मर्स बाय किलिंग इंसेक्ट्स। कुछ तरीके की चींटियां तो ऐसी होती हैं जो फार्मर्स की मदद करती हैं। ऐड करना मतलब हेल्प करना, ये लिखा ना ऐड, ऐड का मतलब हेल्प होता है। जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को, कैसे हेल्प करते हैं भाई, क्या उसके गेहूं बोआ देते हैं, कि गेहूं के कटाई में मदद करते हैं, कि अनाज को घर तक ढो ले जाने में मदद करती हैं। तो जैसे हमने कहा कुछ चींटियां हैं वो किसानों की हेल्प करते हैं, तो किसान की हेल्प चींटी कैसे करेगी, क्या हल चलाएगी, नहीं। बाय किलिंग इंसेक्ट्स, उन इंसेक्ट्स को किल करके, कौन से इंसेक्ट्स को, दैट डैश क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को, फसलों को करते हैं, क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, नरिश करते हैं, कॉज करते हैं डैमेज, डैमेज। ऐसे इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को चींटियां मार डालती हैं। इस तरीके से वो मदद हो गई किसान की, ठीक है। अगर चींटियां उन इंसेक्ट्स को नहीं मारती तो वो इंसेक्ट्स क्या करते, क्रॉप को डैमेज कर देते, क्रॉप डैमेज हो जाती तो किसान का नुकसान हो जाता, ठीक है।
एंड्स दैट डिग अंडरग्राउंड नेस्ट। अब आपने देखो चींटियां होती हैं जमीन के नीचे रहती हैं, कुछ नहीं रहती नीचे, कुछ ऊपर रहती हैं, लेकिन बहुत सी चींटियां होती हैं जमीन में नीचे रहती हैं, ठीक है। तो एंड्स दैट डिग अंडरग्राउंड नेस्ट डैश द सॉइल, वो सॉइल को करती हैं, जो चींटियां नीचे जमीन में रहती हैं वो सॉइल को करती हैं, क्या करती हैं, इंप्रूव कर देती हैं। इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिश का मतलब खराब कर देना, बदतर कर देना, ठीक है। इंप्रूव का मतलब बेहतर बना देना, ठीक। रियून का मतलब बर्बाद कर देना, इंडल्ज का मतलब इन्वॉल्व कर लेना, तो इंप्रूव। जो चींटियां जमीन के नीचे रहती हैं वो सॉइल को इंप्रूव करती हैं। अगर कोई बच्चा गांव देहात का होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों इंप्रूव करती हैं, कैसे इंप्रूव होती है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, आगे लिखा है कि कैसे इंप्रूव होती है। देखो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है दे ब्रेकअप, वो मिट्टी को ब्रेकअप कर देती हैं, तोड़ती हैं, क्योंकि नीचे उन्हें अपना घर बनाना होता है मिट्टी में, तो ऊपर से मिट्टी को तोड़ती हैं, लूजन करती हैं, उसको ढीला कर देती हैं, ठीक है। एंड मिक्स द सॉइल, सॉइल को मिक्स कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल में एयर जाती है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, और मिट्टी उपजाऊ होती है। जैसे हल होता है ना, हल चलाते हैं खेतों में, तो हल चलाकर भी क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि जो मिट्टी होती है उसको तोड़ते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, लूज करते हैं, जिससे कि उसमें पेड़ पौधे आसानी से उग पाए, बीज उसमें उग पाए, ठीक है। तो इस तरीके से चींटियां जो होती हैं, जो जमीन के नीचे रहती हैं अपना घर बना के, वो मिट्टी को इंप्रूव करने का भी काम करती हैं, ठीक। तो जो गांव देहात के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, बाकी जो शहर के बच्चे हैं जिनको खेत खलिहान का कुछ पता ही नहीं है, उनको मैंने बता दिया, ठीक है, वो समझ गए होंगे। बाकी उनके लिए आगे हिंट भी लिखा हुआ है, वो यहां से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंप्रूव। तो ये आपका पहला क्लोस्टर्स हो गया, ये थोड़ा सा वैसे आसान था। चलो अब आते हैं पीक्यूआरएस। तो पीक्यूआरएस हमें कैसे करना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पीक्यूआरएस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जैसे क्लोस्टर्स, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का कोई भी 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट, एक अनसीन पैसेज, एक पीक्यूआरएस, ठीक है। चाहे पीक्यूआरएस हो, चाहे अनसीन पैसेज, चाहे क्लोज टेस्ट हो, आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने के बाद में फिर क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। तो जैसे हमें पीक्यूआरएस करना है, तो पीक्यूआरएस में भी हमें यही करना है। सबसे पहले जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं किसी भी सेंटेंस के, उनको समझते हुए जल्दी से जल्दी समय में पढ़ना है, ठीक है। अब फिर पढ़ने के बाद में, ठीक है, जब हम उनको पढ़ लें फिर उसके बाद में हमें उन पर दिमाग लगा के उनको सॉल्व करना है, ठीक। अब जैसे देखिए, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड पप्पू, पप्पू नाम का एक बच्चा था, लड़का था। सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, दे वर वेरी पुअर, he lived with his mother but पप्पू refused to work, at last she turned him out of the house, आखिर में उसकी माँ ने उसको घर से बाहर भगा दिया कि भाग यहां से। अब ये पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया। क्या आर के अलावा कहीं और से शुरुआत आप कर सकते हो, देखो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आर पार्ट है ना उसमें ही उसकी मदर का रेफरेंस दे रखा है, लिखा ना ही लिव्ड विद हिज मदर, फिर उसके बाद में मदर के लिए और पप्पू के लिए दोनों के लिए दे प्रोनाउन यूज हुआ है, पी पार्ट में मदर के लिए द आर्टिकल लिखा गया है। तो अगर हम द मदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब मदर का हम रेफरेंस पहले कहीं ना कहीं पे दे चुके होंगे। तो कहने का मतलब अगर हम इसमें देखें तो एक बड़ा हिंट हमारे पास है कि आर के अलावा किसी और से शुरुआत नहीं होगी। अगर आर के अलावा किसी और से शुरुआत नहीं होगी तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है, जिनमें आर से शुरुआत हो रही है, बी और सी। अब आर के बाद में क्यू आएगा या एस आएगा ये हमें देखना है। ही लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी माता के साथ रहता था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्यू लिखें, दे वर वेरी पुअर ये लिखें, या एस लिखें, बट पप्पू रिफ्यूज टू वर्क। तो ये जो एस पार्ट है ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें बट कंजंक्शन जो है ना उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो अगर वो नहीं लिख पाओगे तो ये आंसर हो गया। चलो, पीक्यूआरएस को करते समय और क्लोज टेस्ट को करते समय एक जो विशेष बात ध्यान रखने वाली होती है कि आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप बहुत जल्दबाजी में अगर ऑप्शन टिक मार दोगे तो चांसेस हैं आप गलती कर लोगे, ठीक है। तो आपको कूल बना के रहना चाहिए, हमेशा हमेशा शांत, वैसे भी शांत रहना चाहिए। कई बार बच्चा होता है ना एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेता है कि भैया एग्जाम बस जिंदगी में ये फॉर्मेलिटी है, चलते रहते हैं, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना है कि एग्जाम पर हमारी जिंदगी डिपेंड कर रही है, हमारा जीना मरना एग्जाम पर और उसके रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। जीना मरना एग्जाम पे डिपेंड नहीं करता कभी, इतना हमें किसी चीज को ज्यादा जिंदगी में वैल्यू भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि इसी की वजह से हम जी रहे हैं, इसी की वजह से हम मर रहे हैं, ठीक है। ये बदतमीजी छैया लोगों के काम होते हैं। सेंसिबल आदमी ऐसा नहीं करता, वो समझदार होता है, उसको पता होता है कि अगर भाई कुछ टफ टाइम आ भी गया, कुछ हम में कमियां रह भी गई तो हम उनको दूर कर लेंगे, ये थोड़ी कि हम नदी में कूद जाएंगे, ठीक है। तो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, आप जितना कूल रहोगे, आप जितना बैलेंस शांत रहोगे, आप पेपर उतना अच्छा कर लोगे,
और जितनी आपके अंदर घबराहट होगी, ठीक है, उतना आप जल्दबाजी करोगे, गड़बड़ी करोगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पेपर देते समय शांति रहनी चाहिए, ठीक है, अपने को कूल कंपोज रखो, एकदम शांत, ठीक है। चलो ये हो गया, अगले पे आ जाओ। I am a simple man. That year the winter came early, so I love the earth, the fresh air, the animals, and the wind and the sky. I was born in a village and never left it. One evening I visited my cousin Carl. He wanted me to go with him and shoot ducks in the fields. इसके अलावा कोई और लास्ट में आ सकता है क्या? One evening I visited my cousin Carl. एक शाम को मैंने अपने कजन कार्ल को विजिट किया। और फिर 6th पार्ट में उस कार्ल के लिए ही लिखा हुआ, ही वांटेड मी टू गो विद हिम। तो एस पार्ट के अलावा तो और कोई लास्ट में आएगा नहीं। अगर एस के अलावा और कोई लास्ट में आएगा नहीं तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में एस दे रखा है, ए और सी, दोनों में शुरुआत आर से हो रही है, ठीक। अब हमें यह पता करना है कि आर के बाद में हम क्या लिखें, क्यूपी लिखें या पीक्यू लिखें। तो ये कंफर्म है कि आर से शुरुआत होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जिनमें लास्ट में एस दे रखा है उनमें पहले आर दे रखा है। तो आर से शुरुआत होगी, एस से एंड होगा। आर के बाद में क्यू पी या पी क्यू कौन सा सीक्वेंस है, बस हमें ये डिसाइड करना। आज आप पढ़ लेते हैं। आर में लिखा हुआ है आई वॉज बोर्न इन अ विलेज एंड नेवर लेफ्ट इट, ठीक है। अब क्यू पी और पी क्यू पढ़ लेना इसके बाद। सो आई लव द अर्थ, द फ्रेश एयर, द एनिमल्स एंड द विंड। दैट ईयर द विंटर केम अर्ली। आई वॉज बोर्न इन अ विलेज एंड नेवर लेफ्ट इट, क्यों आएगा भाई, ठीक है। आई वॉज बोर्न इन अ विलेज, मेरा गांव में जन्म हुआ था, एंड आई नेवर लेफ्ट इट, और मैं वहां से कभी गया नहीं कहीं, मतलब गांव में ही रहा। सो इसी वजह से, अब कहीं गया होता तो उसको कुछ और भी समझ में आता, कुछ और अच्छा लगता, लेकिन गांव में ही रहा, हमेशा गांव से बाहर ही नहीं गया, तो उसको गांव वाला जो माहौल होता है, जमीन है, फ्रेश एयर है, एनिमल्स हैं, वही सब उसको अपना अच्छा लगता था। तो आर के बाद में क्यों आएगा? अगर आर के बाद में क्यों आएगा, ये रहा ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। ऐसे करते हैं पीक्यू आर एस। क्या भाई इसमें मुश्किल है? अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं हमने पढ़ लिया, हमें तो समझ में नहीं है कि वन इवनिंग आई विजिटेड माय कजन कार्ल, इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तब तो फिर पीक्यूआरएस काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, इसका मतलब क्या, इतना हमें पता होना चाहिए। चलो, one day Guru Nanak went to a small village, so he went to a small house and knocked at the door. It was late in the evening. A man opened the door. He was hungry and tired. Guru Nanak said to him, I am a traveler. आर के अलावा कुछ और लास्ट में आ सकता है? एस के बाद में पी जरूर आएगा, और पी के बाद में आर जरूर आएगा। कितने हिंट है? आर लास्ट में आएगा, पी के बाद में आर आएगा। आर लास्ट में दे रखा है 2 में, पी के बाद में आर किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है। ये आंसर, कई हिंट्स हैं इसमें तो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, पी में लिखा सो ही वेंट टू अ स्मॉल हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर, ठीक है। वो किसी एक छोटे घर में गए और उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया। अब जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसके बाद में क्या हुआ? अ मैन ओपन द डोर। आर पार्ट में लिखा ना, एक आदमी ने आके दरवाजा खोला। भाई जब कोई दरवाजा नॉक करेगा तो कोई आके उसको खोलेगा भी। तो पी के बाद में आर आएगा, पी के बाद में आर आएगा। अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पी के बाद में आर दे रखा है, बस ये ऑप्शन आंसर हो गया। इतने आसान होते हैं पीक्यूआरएस। भाई पढ़ो, पढ़कर समझो और कोई हिंट ढूंढ लो, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। जो आपको ग्रामर में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट, जो आपको ग्रामर में बेसिक्स पढ़ाए गए, उनको ध्यान में रखते हुए अपना लॉजिक अप्लाई करो और हिंट ढूंढ लो। देखो किस ऑप्शन में हिंट दे रखा है, एक ही में दे रखा है तो उसे टिक मार दो। एक से ज्यादा ऑप्शन में हिंट दे रखा है आपका तो थोड़ा आगे पीछे पढ़ के देख लो उसे। अगला क्वेश्चन देखो। Rani never went out to play until she finished her homework. After she had got out of her room, she followed Rani to the playground. So when she finished her homework, she went out to play. As they were greatly interested in the game, they kept on playing for a long time. When Uma saw her go, she stopped writing and got up. ठीक है। When they saw the sunset, they stopped playing and started back. मतलब अपना जब उन्होंने देखा, आर लास्ट में आएगा, ठीक है। आफ्टर शी हैड गॉट आउट ऑफ हर रूम, शी फॉलोड रानी टू द, एस के बाद में पी आएगा, एस के बाद में पी आएगा। तो देखो हमारे पास 2 हिंट हो गए कि एस के बाद में पी आएगा। एस पार्ट में देखो क्या लिखा, व्हेन उमा सॉ हर, जब उमा ने उसे देखा, उसे का मतलब रानी को देखा।
शी स्टॉप्ड राइटिंग एंड गॉट अप, वो उसने लिखना बंद किया और वो भी खड़ी हो गई। फिर पी आ जाएगा, आफ्टर शी हैड गॉट आउट ऑफ हर रूम, ठीक है, जब वो अपने रूम से बाहर निकल आई, शी फॉलोड रानी टू द प्लेग्राउंड, तो फिर वो भी प्लेग्राउंड तक रानी के पीछे पीछे चली गई। तो एस के बाद में पी आएगा, लास्ट में आर आएगा, इसमें एस के बाद में पी नहीं है, इसमें एस के बाद में पी नहीं है, इसमें एस के बाद में पी भी है, लास्ट में आर भी है, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। ये लो, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। चलो, गांधी लिव्ड, गांधी जी लिखना चाहिए था, कौन है ये, किसने लिख दिया। चलो, राष्ट्रपिता हैं और लोग जी नहीं लगाते, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता। चलो कोई नहीं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक even in the midst of winter, eating the simplest fruits of the earth in the open air, sleeping on a plank and cared nothing for his personal appearance। ठीक, चलो भाई आंसर बताओ इसमें क्या आएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये अपने आप भी ट्राई करके देखो। सारे बच्चे इसका आंसर पहले बताएंगे, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सभी लोग अपने आप आंसर बताएं। आंसर बताओ सभी, ऑल दोज हु आर लाइव एट द मोमेंट हैव टू आंसर। देखो, गांधी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक even in the midst of winter, eating the simplest food of the earth in the open air, sleeping on a plank। अब इन द ओपन एयर, ठीक है, कि वो खुले हवा में सोते थे, मतलब हवा का मतलब है कि किसी बंद कमरे वगैरह में नहीं सोते थे, खुली जगह पे सोते थे। इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर, सर्दियों के बीच में भी, मतलब जैसे में कड़ाके की सर्दियां पड़ रही होती हैं उस मौसम में भी वो, मतलब कोई बंद कमरे में जहां पे सर्दी से बच जाए, ठंडी हवाओं से बच जाए, ऐसा नहीं, खुले में ही सोते थे। तो आप ये मान सकते हैं कि आर के बाद में पी ही आएगा, सीक्वेंस हो गया है, ये एक हिंट हो गया कि आर के बाद में पी आएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें आर के बाद में पी दे रखा है। पहले में पी के बाद में आर दे रखा है, दूसरे में पी के बाद में आर दे रखा है, सी में पी के बाद में एस दे रखा है, और आर के बाद में पी किसी में नहीं दे रखा। लो, चलो फिर तो कोई दूसरी तकनीक ढूंढनी पड़ेगी। स्लीपिंग ऑन अ प्लैंक, प्लैंक का मतलब है तख्त, कि वो तख्त पर सोते थे। ठीक है, इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर, ठीक है, भरी गर्मियों में भी वो मतलब तख्त पर ही सोते थे, कोई मतलब बेड एड पे नहीं सोते थे। तो अगर हम ये मान लें कि एस जो है उसके बाद में आर नहीं, उसके बाद में पी आएगा, इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर इन द ओपन एयर, एस पी आर, ये सीक्वेंस बन सकता है वैसे, मतलब पी के बाद में आर, एस पी आर सीक्वेंस। एस पी आर कहां दे रखा है, ये लग रहा है। गांधी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक ईटिंग द सिंपलेस्ट फ्रूट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल टाइप के फ्रूट खाते थे, कोई ज्यादा खाने पीने के शौकीन नहीं थे। एस, स्लीपिंग ऑन अ प्लैंक, प्लैंक पर सोते थे। पी, इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर, सर्दियों में भी वो तख्त पर ही सोते थे, कोई मतलब बेड वगैरह पे नहीं सोते थे। इन द ओपन एयर, ओपन एयर में सोते थे। एंड केयर नथिंग फॉर हिज पर्सनल अपीयरेंस, और उनको अपने पर्सनल अपीयरेंस के लिए कि अच्छे कपड़े पहनूं, फेशियल करवा लूं, ठीक है, बालों में डाई लगवा लूं, ऐसा उनको कुछ नहीं था। उनको अपने पर्सनल अपीयरेंस की कोई चिंता नहीं थी कि मैं कैसा दिखता हूं, क्या पहनूं, ठीक है, कैसे सजू धजूं, उसको उनको चिंता नहीं थी। तो ए ऑप्शन आंसर है। गांधी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक। नहीं 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 नहीं, ठीक है, कोई बच्चा बता रहा है कि सी ऑप्शन आएगा, सी नहीं आएगा। अच्छा एक चीज सोचो, अपने दिमाग से सोचो, सी पार्ट में पहला, सी जो ऑप्शन है उसमें पहला पार्ट दे रखा है पी, पी में लिखा इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर। तो इसमें अगर आप इसको पढ़ोगे पी को, फर्स्ट के बाद आएगा गांधी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक, गांधी जी एक एस्थेटिक की लाइफ जीते थे, ठीक है, त्यागी पुरुष की एक जिंदगी जीते थे। इवन इन द मिड्स ऑफ विंटर, सर्दियों में भी, मतलब सर्दियों में भी वो मतलब त्यागी पर्सन की जिंदगी जीते थे, सन्यासी टाइप का जीवन जीते थे। तो बेवकूफी वाली बात नहीं लग रही? क्या कोई आदमी सन्यासी का जीवन सीजन के हिसाब से जीता है? ठीक है, सीजन के हिसाब से कोई सन्यासी का जीवन नहीं जीता ना। जो सन्यासी का जीवन जीता है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, उससे क्या मतलब। तो जो सी है उससे शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत इसी से सही है।
ठीक है, तो ये जो आंसर है ना वो ए ही सही है। चलो, तो ये वाला हिंट अपना गलत हो गया था, ये काम नहीं कर रहा है, ये वाला हिंट काम कर रहा है, SPR। अगले पे आ जाओ, क्लोज टेस्ट करते हैं सॉल्व, एक और क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है, क्या बताया था, क्या बताया था, पढ़ना है पहले, सबसे पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है। आ जाओ पढ़ते हैं। Just 65 million years ago, our ancestors were the most unprepossessing. Unprepossessing थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड, कई बार लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूं, अनअट्रैक्टिव। ठीक है, अनप्रेपोजेसिंग का मतलब होता है विच इज नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल, जो देखने में जिसकी शकल सूरत कद काठी अच्छी ना हो उसे कहते हैं, ठीक है, अनअट्रैक्टिव। Just 65 million years ago, our ancestors were the most unprepossessing of mammal creatures with the size and intelligence of moles or tree shrews. Moles और tree shrews animals होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। The earth then dashed full of awful nightmares lizards, which dashed virtually every ecological niche. Some of dash had very large brains, an upright dash, and two little front legs. Very much dash hands which they used dexterously. Dexterously का मतलब skillfully. Dexterously का मतलब dexterous होता है ना, dexterous का मतलब skilled होता है, dexterously का मतलब skillfully, ठीक है। To dash small animals for dinner, but then dash did not survive. Sadly, in one dash event, every one of them was, and no one knows what wiped dash the dinosaurs. अब देखो, ध्यान से जाओ, देखते हैं। क्रिएचर विद द साइज एंड इंटेलिजेंस मोल्स विद द अर्थ देन डैश फुल ऑफ। फर्स्ट में वॉज के अलावा कुछ और नहीं आएगा, पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमें वर्ब लिखनी है, द अर्थ देन फुल ऑफ नाइटमेयर्स, तो यहाँ पे वर्ब आएगी, वॉज ही आ सकती हो, कुछ आएगा ही नहीं। विच डैश वर्चुअली एवरी इकोलॉजिकल निश, सम ऑफ, अब देखो थर्ड में दम के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। द अर्थ वॉज फुल डैश नाइटमेयर लिजर्ड्स, अब हमें ये जो लिजर्ड्स है ना, इनके लिए हमें यहाँ पे प्रोनाउन लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, थर्ड पर्सन है तो देम आ जाएगा प्लूरल, सम ऑफ देम। एंड अपराइट, वैसे फोर्थ में पता नहीं तुम लोग समझ पाए और ना समझ पाओ, लेकिन मैं बता दूं पोस्चर आएगा। अब जो बच्चे पढ़ने की जिनके रेगुलर आदत है वो जान जाएंगे, जो नहीं जान पाए उनको मैं बता दूं, यहाँ पे आएगा अपराइट पोस्चर, जैसे खड़े होकर हम चलते हैं ना, तो ये पोस्चर हो गया, ठीक है। तो इसमें पोस्चर आएगा, कुछ और नहीं आएगा। एंड टू लिटिल फ्रंट लेग्स वेरी मच लाइक हैंड्स, फिफ्थ में लाइक के अलावा कुछ और नहीं आएगा। डायनासोर्स की बात हो रही है, डायनासोर्स लिजर्ड्स ही थे ना, बड़े बड़े, ठीक है। तो डायनासोर्स थे, उनके आगे वाले जो पैर होते थे वो छोटे छोटे होते थे, खड़े होकर वो चलते थे, अपराइट पोस्चर था उनका, तो जो आगे वाले पैर होते थे वो छोटे होते थे, हाथों के जैसे, जैसे हम लोगों के हाथ होते हैं ना, इस तरीके से उनको यूज करते थे। विच दे यूज डेक्स्ट्रसली टू डैश स्मॉल एनिमल्स फॉर डिनर्स। सिक्स्थ में भी वैसे लग रहा है कि कैच आएगा, कुछ और नहीं आएगा, लेकिन चलो फिर भी छोड़ते हैं। But then dash did not survive. Sadly, in one dash event, every one of them was dash, and no one knows what wiped dash the dinosaurs. 10th में आउट आएगा, 10th जो वर्ड है ना इसमें आउट आएगा। वाइप आउट का मतलब होता है अबॉलिश कर देना, खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना, जड़ से खत्म कर देना, रूट आउट कर देना। तो ये जो 10th है ना, इसमें आउट के अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आउट ही आएगा। वाइप आउट कर देना मतलब रूट आउट कर देना, जड़ से खत्म कर देना। तो बात समझ में आई कि अब हमने देखा कि 10 में से 5, ठीक है, 4 तो नॉर्मल होते हैं, मिल जाते हैं, 3 से 4 तो हमेशा मिल जाते हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओगे पढ़ने की, रोज 2-4-5 पेज इंग्लिश के पढ़ते रहोगे ना, तो 2-3 महीने बाद ऐसा होगा कि 10 में से 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके लिए आपको ऑप्शन भी नहीं देखना, बिना ऑप्शन के बता दोगे इसमें तो यही आएगा। अब चलो आज शुरू करते हैं। Just 65 million years ago, our ancestors were the most unprepossessing of mammal creatures with the size and intelligence of moles or tree shrews. The earth then was. अच्छा was आएगा इसमें, हाँ, जो पहले लिख ही दिया था मैंने, was आएगा, चलो। The earth then was, उस समय जो अर्थ थी, पृथ्वी थी, full of awful, भयंकर, नाइटमेयर्स, जिनको देखकर मतलब बहुत भयंकर किस्म के लिजार्ड्स, डायनासोर्स एक्चुअली, ठीक है, उनसे भरी पड़ी थी, फुल ऑफ थी उनसे। विच डैश वर्चुअली एवरी इकोलॉजिकल निशे, वो लगभग हर एक इकोलॉजिकल निशे में पाए जाते, निशे का मतलब एरिया, उसमें वो थे, क्या थे, क्रिएटेड, एम्प्टीड, फिल्ड, थ्रेटेंड, फिल्ड,
विच फील्ड नाइटमेरियस लिजर्ड्स विच फील्ड, जो फील्ड वर्चुअली एवरी इकोलॉजिकल निशे, हर एक इकोलॉजिकल निशे में कहीं भी, पहाड़ों पर, ठीक है, सागरों में, मैदानों में, हर जगह वही भरे पाए जाते थे, ठीक है। सम ऑफ डैश हैड वेरी लार्ज ब्रेन्स, और उनमें से कुछ के मस्तिष्क बहुत बड़े बड़े थे। एन अपराइट पोस्चर, और वो खड़े होने का तरीका उनका अपराइट था, जैसे एनिमल्स होते हैं ना 4 पैरों पे चलते हैं, ठीक है, लेकिन इंसान खड़ा होकर अपराइट पोस्चर में 2 पैरों पे चलता है। तो हैड अपराइट पोस्चर एंड 2 लिटिल फ्रंट लेग्स, और 2 उनकी फ्रंट लेग्स होती थी छोटी, ठीक है। वेरी मच डैश हैंड्स, जो बहुत ज्यादा कैसे ही होती थी, हाथों के जैसे, मतलब वो एक तरीके से उनके हाथ होते थे डायनासोर्स के, ठीक, होती लेग्स थी, लेकिन चूंकि वो खड़े होके चलते थे और आगे वाले लेग्स वो छोटे होते, तो वो एक तरीके से हाथों का काम करते थे। विच दे यूज्ड, जिनका वो यूज करते थे, किनका, अपने आगे वाले पैरों का, जिन जो हाथ के जैसे होते थे, उनका यूज किस लिए करते थे, विच दे यूज्ड डेक्स्टर्सली, बड़ा स्किलफुली वो उनका यूज करते थे, टू डैश स्मॉल एनिमल्स फॉर डिनर्स, फ्राइटन, डराने के लिए, कैच, पकड़ने के लिए, ड्राइव, भगाने के लिए, चेज का पीछा करने के लिए। तो हाथों का यूज तो पीछा करने के लिए नहीं किया जाता, हाथों का तो यूज किया जाता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, छोटे एनिमल्स को पकड़ने के लिए वो अपने उन हाथों का यूज किया करते थे। बट देन, लेकिन तभी क्या हुआ, डैश डिड नॉट सर्वाइव, मंकीज, मोल्स, ट्री श्रूज, डायनासोर्स, डायनासोर्स की बात हो रही तो डायनासोर्स ही आएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि डायनासोर्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, बच्चे नहीं। क्यों, क्या हो गया, सैडली इन वन डैश इवेंट एवरी वन ऑफ देम वाज, सैडली का मतलब बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इन वन डैश इवेंट, एक ऐसे इवेंट में हर एक उनमें से जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। कैसा इवेंट रहा होगा, इनसिग्निफिकेंट, बिना महत्व का, कैटास्ट्रॉफिक, डिजास्ट्रस, अनप्लेजेंट, अनलेवनिंग, तो कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब आपदापूर्ण, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब आपदा होता है, डिजास्ट्रस। तो एक डिजास्ट्रस इवेंट हुआ और उसमें क्या हुआ, एवरी वन ऑफ देम वाज डैश, ठीक है, सर्वाइव्ड, पार्टिसिपेटेड, डिस्ट्रॉयड, सेपरेटेड, डिस्ट्रॉयड। एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में हर एक डायनासोर, मतलब एक भी डायनासोर जो था वो बचा नहीं और डिस्ट्रॉय हो गया। एंड नो वन नोज, और किसी को नहीं पता, व्हाट डैश द डायनासोर्स, कि डायनासोर, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि डायनासोर्स आएगा, ठीक है। एंड नो वन नोज व्हाट वाइप्ड डैश द डायनासोर्स, और किसी को नहीं पता कि डायनासोर्स को किसने खत्म कर दिया। वाइप आउट का मतलब जड़ से खत्म कर देना, एक भी नहीं छोड़ना। तो ये हमारा क्लोसेस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू एवरीबॉडी।